अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक हम इन पत्रों में से पहले 4 पत्र पढ़ चुके हैं, जिनमें इतिहास कैसे लिखना शुरू किया गया, जमीन और जानदार चीजों की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जो समय के साथ उन्नत हुई, पर उस जमाने में 1928 के दौर में पिता जवाहरलाल के पास जो भी जानकारी थी वो उन्होंने इन पत्रों में दी। और अब बारी है 5वें पत्र की, जिसका शीर्षक है जानवर कब पैदा हुए। पहले इस पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। 5वें पाठ की सीख है अनुकूलन, यानी कैसे बदलते वातावरण और परिस्थितियों में प्राणियों के शरीरों में बदलाव आए और वही प्राणी जी पाए, वही अपना कुनबा बढ़ा पाए जिनमें आए परिवर्तन नई परिस्थितियों के अनुरूप थे। जैसे पानी की कमी होने पर मुलायम नम खाल को बचाने के लिए ऊपर से सख्त खोल का बन जाना, शिकार होने से बचने के लिए शरीर का रंग आसपास की प्रकृति से मिलता जुलता हो जाना, यानी डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात। शुरू में पानी में रहने वाले जीव थे और उसके बाद पानी और जमीन दोनों जगह जी सकने वाले मेढक जैसे जीव आए। फिर घने नम जंगलों में विचरते, शुरू में बहुत छोटे पर बाद में विशालकाय बन गए सांप और छिपकलियों के परिवार के जीव, और आखिर में बच्चों को दूध पिलाने वाले समझदार स्तनधारी जीव। और इन्हीं में थे बंदर और लंगूर, जो आखिरकार इंसान के पुरखे बने। नेहरू जी चुटकी लेते हैं कि अब भी तो कुछ इंसान बंदरों जैसी ही हरकतें करते हैं।
जानवर कब पैदा हुए? जैसा कि पिछले पत्रों में बतलाया जा चुका है कि शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीजों में थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते और उन्हें पानी न मिलता तो जरूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियां सूखे में आने से मर जाती हैं, लेकिन उस जमाने में आजकल से कहीं ज्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे। वे मछलियां और दूसरे पानी के जानवर जिनकी खाल जरा चिमड़ी थी, सूखी जमीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसलिए नर्म मछलियां और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि सूखी जमीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात है। इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायब घर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहां कसरत से बर्फ गिरती है, चिड़िया और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहां हरियाली और दरख्तों की कसरत होती है, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसी उनके आसपास की चीजें हों। उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सकें, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीजों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें। इसीलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वो घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। इस अजीब बात का जानना बहुत जरूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीजों से मिला देते हैं। ये बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हों, लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीजों से मिला देते हैं, उनका जिंदा रहना ज्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत सी बातें समझ में आती हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे के जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जों में पहुंचते हैं और मुमकिन है कि लाखों बरस के बाद आदमी हो जाते हैं। हम ये तब्दीलियां जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होती हैं और हमारी जिंदगी छोटी होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीजों को बदलती और सुधारती रहती है। वो न तो कभी रुकती है न आराम करती है। तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जाता था। जब ये ज्यादा ठंडी हो गई तो जलवायु बदल गया और उसके साथ ही और भी बहुत सी बातें बदल गईं। ज्यों-ज्यों दुनिया बदलती गई, जानवर भी बदलते गए और नए नए किस्म के जानवर पैदा होते गए। पहले नीचे दर्जे के दरियाई जानवर पैदा हुए, फिर ज्यादा ऊंचे दर्जे के। इसके बाद जब सूखी जमीन ज्यादा हो गई तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और जमीन दोनों ही पर रह सकते हैं, जैसे मगर या मेढक। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ जमीन पर रह सकते हैं और तब हवा में उड़ने वाली चिड़िया आईं। मैंने मेंढक का जिक्र किया है। इस अजीब जानवर की जिंदगी से बड़ी बड़ी मजे की बातें मालूम होती हैं। साफ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते बदलते क्यों कर जमीन के जानवर बन गए। मेंढक पहले मछली होता है, लेकिन बाद में वह खुश्की का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है। उस पुराने जमाने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए, बड़े बड़े जंगल थे। जमीन सारी की सारी झावर रही होगी, उस पर घने जंगल होंगे।
आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि धीरे धीरे कोयला बन गए। तुम्हें मालूम है, कोयला गहरी खानों से निकलता है। ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल हैं। शुरू शुरू में जमीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप, छिपकलियां और घड़ियाल थे। इनमें से कुछ तो 100 फीट लंबे थे। 100 फीट लंबे सांप या छिपकली का जरा ध्यान तो करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियां लंदन के अजायब घर में देखी थी। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता जुलता है वो बंदर या वन मानुस है। इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी वन मानुस की नस्ल है। इसका यह मतलब है कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लिया और तरक्की करते गए, उसी तरह आदमी भी पहले एक ऊंचे किस्म का वन मानुस था। यह सच है कि यह तरक्की करता गया, या यूं कहो कि प्रकृति इसे सुधारती रही, पर आज इसके घमंड का ठिकाना नहीं है। यह ख्याल करता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वनमानुसों के भाई बंद हैं, और आज भी शायद हम में से बहुतेरों का स्वभाव बंदरों ही जैसा है। तो यह था 5वां पत्र, जिसमें 2 बातें बड़ी उभर कर समझ में आती हैं। एक पंक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू की है कि जो चीजें अपने आसपास के माहौल के अनुकूल ढल जाती हैं वो शायद ज्यादा आसानी से जिंदा रह जाती हैं। और दूसरा, आदमी ने जो घमंड पाल लिया है उसे याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वनमानुसों के भाई बंद हैं, और शायद हम में से बहुतेरों का स्वभाव अब भी बंदरों जैसा ही है। अगला खत यानी अगला पत्र 6ठा होगा, जिसमें मानव की उत्पत्ति, मानव कब पैदा हुआ, जिसका शीर्षक है आदमी कब पैदा हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।